नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजेता घोषित। कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को दोषी बताकर नोटिस जारी किया। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, सीसीटीवी में पकड़ी गई चोरी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश ने देखा बीजेपी ने कैसे वोट चुराए। कल फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन और जेसीबी लाई गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी, हाईवे पर आप ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकते। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा से 10वीं सदी मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10वीं सदी रिजर्वेशन। विपक्ष ने कहा कानूनी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। और बड़ी खबर, बंगाल में संदेश खाली पहुंचकर शुभेंदु का ममता पर वार। बलात्कारी लुटेरे सब जेल में जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी ने कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा शेख शाहजहां सरेंडर करें। और बड़ी खबर आ रही है, मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। 25,000 की सिक्योरिटी, बेल बॉन्ड पर जमानत। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में हुई राहुल की पेशी। और समाजवादी पार्टी ने 5 नामों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को बदलकर शिवपाल यादव उम्मीदवार। वाराणसी से भी समाजवादी पार्टी ने उतारा कैंडिडेट। और सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई। बीजेपी से चुन्नीलाल, गरासिया और मदन राठौड़ की भी जीत। पीएम मोदी ने जम्मू को 32,000 करोड़ की सौगात दी है। बोले परिवारवाद की वजह से राज्य बर्बाद हुआ। बीजेपी को 370, एनडीए को 400 पार का आशीर्वाद दीजिए, पीएम मोदी ने कहा। इन सभी खबरों के बाद अब आपको बताते हैं कि आज कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, चंडीगढ़ में अब आपका ही मेयर होगा। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर मसीह का क्या होगा, यह बड़ा सवाल। दूसरी खबर, संदेश खाली पर तकरार आज भी हुई। क्या महिला वोटों के लिए बीजेपी टीएमसी में आर पार की जंग छिड़ी? तीसरी खबर, समाजवादी पार्टी की आज तीसरी लिस्ट आई। वाराणसी से भी उम्मीदवार उतारा। क्या यूपी में भी इंडिया गठबंधन में ट्विस्ट आ गया है? चौथी खबर, आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का बिल पास हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अबू आजमी के दस्तावेज फाड़ने की क्यों हो रही है? पांचवी खबर, किसान कल दिल्ली कूच करेंगे। उनके दिल्ली कूच की पूरी प्लानिंग क्या है? एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने आने वाली है। लेकिन सबसे पहले आज फिक्र उस सिस्टम की जिस पर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता की हाई कोर्ट ने सवाल उठाए। न्यायपालिका ने आज जो फैसले दिए वो लोकतंत्र पर टिप्पणियां नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार व्यवस्था पर गंभीर सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के लिए हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत को रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने संदेश खाली के कथित विलेन शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने पर सवाल उठाए। लेकिन पहले वो खबर जो अपने आप में आज सुर्खियों में है दोपहर से लेकर अभी। चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अप्रत्याशित उलटफेर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर 30 जनवरी के फैसले को रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेयर बना दिया। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। कोर्टरूम में जब अनिल मसीह की गड़बड़ी वाला वीडियो प्ले किया जा रहा था, तब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी को यह वीडियो देखना चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट सभी के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ऑर्डर अब एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। खबर का पता चलते ही आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार को समर्थकों ने कंधे पर बिठाकर घुमाया। वहां चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाने लग गए। फूल मालाओं से पार्षदों का स्वागत हुआ और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई। ये हर्ष, ये उल्लास देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले की वजह से है। अब उस फैसले की बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार को विजेता घोषित किया और बीजेपी उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी। यानी अदालत ने 30 जनवरी का परिणाम रद्द किया, लेकिन चुनाव को बरकरार रखा। यही नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खराब किए गए 8 बैलेट पेपर वैध माने और रिटर्निंग ऑफिसर को इस मामले में दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अदालत में झूठ बोला है।
अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला किस आधार पर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश नाराजगी और टिप्पणी के केंद्र में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान गड़बड़ी वाला ये वीडियो रहा। इसे लेकर कल भी चीफ जस्टिस ने तीखे सवाल पूछे थे। इस वीडियो में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह बैलेट पेपर पर निशान लगाते दिख रहे हैं। इस दौरान वो बार बार कैमरे की तरफ भी देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बैलेट पेपर और वीडियो दोनों मंगवाए थे ताकि सच का पता चल सके। सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जब अपने दोनों साथी जजों के साथ बैलेट पेपर देखा तो वो भी दंग रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बैलेट खराब नहीं किए गए थे। बैलेट पेपर बाकायदा फोल्ड थे और उस पर स्टैंप भी लगी थी। इसी आधार पर अवैध ठहराए गए 8 बैलेट पेपर को वैध करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जो किया है वो लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो निशान लगाए गए हैं एविडेंटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद लगाए हैं, इन्हीं के बेसिस पर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल गया। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं और 1 वोट सांसद का है। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 19 का बनता है। 30 जनवरी को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी के 13 जबकि कांग्रेस के 7 पार्षद थे, यानी बहुमत से 1 ज्यादा 20 थे, जबकि बीजेपी के पास 16 वोट थे। तब इंडिया गठबंधन के 8 वोट अवैध ठहराने से जीत बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन उन 8 अवैध वोटों को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान्य बताया और उस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 20 वोट हो गए और उनकी जीत घोषित कर दी गई। अब ये सवाल उठने लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर की क्या क्या गलतियां पाई, उनके खिलाफ आगे क्या एक्शन होगा, क्योंकि कोर्ट ने उनको दोषी माना है। अब उनके खिलाफ 2 तरह से मुकदमा चल सकता है। अदालत ने कहा कि अनिल मसीह की भूमिका 2 स्तर पर गलत है। पहला, उन्होंने चुनाव को बर्बाद किया और दूसरा, इस अदालत के सामने झूठ बोला। चुनाव बर्बाद करने के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन या पीड़ित पक्ष आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर इसका दोषी अनिल मसीह को माना। झूठ बोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह को सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा है कि उनके खिलाफ झूठी गवाही देने का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए। मसीह खुद को बेकसूर नहीं बता पाए तो उनको कोर्ट में झूठ बोलने को लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को लेकर हमने पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से बातचीत की। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पे लगेगा। आईपीसी का 136 सेक्शन लगेगा जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर या कोई भी इलेक्शन स्टाफ अगर कोई रिकॉर्ड में गड़बड़ी करता है तो 2 साल की सजा और फाइन होता है। ये दोनों, इसके ऊपर वो फाइन भी लगने चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जेल भी होनी चाहिए। इस आदमी को तो जेल में होना ही चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी और विपक्ष को बूस्टर मिल गया है। सबने एक सुर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वहाँ पर सच्चाई की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। It took the Supreme Court to intervene and set the record straight. I think it should be an example for future functioning of the EC. पकड़ा गया, वो तो सीसीटीवी है तो पकड़ा गया। बेईमानी, षड्यंत्र, धोखेबाजी, डकैती, चोरी, सब कुछ उस इलेक्शन में कैमरे पे देखा गया। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आज पूरे देश के अंदर ये बता दिया कि न्याय अभी जिंदा है।
सच की जीत होती है। हमने किताबों में पढ़ा था, पर आज लाइव सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर हमने देख लिया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की। मामला पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का है, जिसको लेकर आज दिन भर सियासत हुई है। शेख शाहजहां को लेकर ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगी है और हाईकोर्ट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत मिली। दूसरी तरफ एनआईए ने संदेश खाली हिंसा की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अब एनआईए इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज महिला उत्पीड़न का सच जानने के लिए संदेश खाली की गलियों में घूमे। पीड़ित महिलाओं ने उनसे मिलकर आप बीती सुनाई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कोलकाता से संदेश खाली निकलने की ये तस्वीरें सुबह 9 बजे की हैं। लेकिन जब वो यहां से धामा खाली पहुंचे तो यहां उन्हें पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने आगे बढ़ने से रोक दिया। चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से संदेश खाली जाने की अनुमति पहले से ही ले रखी थी, तो उन्होंने पुलिस को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई, जिस पर पुलिस ने उन्हें धारा 144 लागू होने का ऑर्डर दिखाया, जिस पर वो भड़क गए और वहीं धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक जमीन पर जमे रहे और धामा खाली से ही ममता सरकार पर बरसते रहे। ममता पुलिस ए सीनियर आईपीएस चैलेंजिंग कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर। 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाईकोर्ट जाऊंगा। शुभेंदु को रास्ते में ही रोके जाने का ये मामला भी उनके वकील फौरन हाई कोर्ट लेकर पहुंच गए। हाई कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और ममता सरकार को फटकार लगाते हुए शुभेंदु को संदेश खाली जाने की सशर्त इजाजत दे दी। इसके लिए शुभेंदु को सिर्फ 2 घंटे मिले। फिर वो जेट्टी घाट पहुंचे, बोट पर सवार हुए और करीब 11:30 बजे संदेश खाली पहुंचे। अधिकारी और उनका जो टीम है वो अब संदेश खाली पहुंच चुके हैं। लोगों का ये उत्साह साफ जाहिर करता है कि वो चाह रहे थे शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, लोगों के साथ बातचीत कर। सीबीआई आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर हो जाएगा। सब ममता की आदमी। ये धर्म के नाम पे ये प्रोवोक करते हैं। संदेश खाली में फिल्म का शूटिंग हो रहा है। जिस एरिया में शूटिंग कर रहा है शुभेंदु अधिकारी, बहुत सारा एक्स्ट्रा आर्टिस्ट है। शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली की गली गली में घूमे, पीड़ित महिलाओं से मिले। संदेश खाली की महिलाओं ने बाद में टीवी 9 से भी बात की, अपना दर्द बयां किया। शुभेंदु अधिकारी को क्या कहेंगे? আমরা এটাই বলবো যে আমাদের কষ্টের কথা, আমাদের দুঃখের কথা, আমাদের সম্মানের লড়াই লড়ছি। ঢকে क्यों खड़े? সন্ত্রাসের মধ্যে আছি, সেই কারণে डर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? शुभेंदु आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, तृणमूल आ रहा है। হবে না, আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। संदेश खाली में महिलाओं से उत्पीड़न का सच क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से यहाँ राजनीति हो रही है उससे साफ है कि बंगाल का ये इलाका सियासत की प्रयोगशाला जरूर बन चुका है। रविशंकर दत्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, संदेश खाली, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज शेख शाहजहां को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा पिछले 18 दिनों से एक शख्स पूरी समस्या की जड़ बना हुआ है। राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में आरोपी शेख शाहजहां का समर्थन नहीं कर सकती। शेख शाहजहां के खिलाफ लगा एक भी आरोप अगर सही है तो इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस बात का पूरा आधार है, पुख्ता आधार है कि शेख शाहजहां ने संदेश खाली में रहने वाले आम लोगों को नुकसान पहुंचाया। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता है। पश्चिम बंगाल की पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम हो गई है और अब आरोपी शाहजहां शेख सरेंडर करे और कोर्ट के सामने उसकी पेशी हो। गौर करने की बात यह है कि ममता जब 1.5 दशक पहले विपक्ष में थी तो बंगाल में 3 जन आंदोलनों की जरिए वो सियासी तौर पर मजबूत हुई। 2006 में सिंगूर में नैनो कार प्लांट लगने के ऐलान के बाद उनका जो विरोध प्रदर्शन था वो सुर्खियों में आया, नंदीग्राम आंदोलन के तौर पर। और इसके बाद 2008 और 2009 में लालगढ़ में माओवादियों की बढ़ी हुई गतिविधियों के बाद पुलिस की कार्रवाई और उसमें हुई हिंसा टीएमसी के लिए सियासी संजीवनी साबित हुई। तीनों ही आंदोलनों में ममता बनर्जी जनता की मुखर आवाज बनकर उभरी।
इसका फायदा उन्हें 2011 के विधानसभा चुनाव में मिला, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के हर एक चुनाव में उनका राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। लेकिन आज तस्वीर बदली। आज ममता बनर्जी की सरकार है और 2024 के चुनाव से ठीक पहले बंगाल का संदेशखाली बीजेपी के उभार का जरिया बन सकता है। संदेशखाली से ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश के पीछे एक बहुत बड़ा वोट फैक्टर छिपा हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी को हर चुनाव में महिलाओं का जमकर समर्थन मिलता है, लेकिन उन्हीं ममता बनर्जी के राज्य में संदेशखाली की घटना महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा बन चुकी है। शायद यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस हो, सभी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले संदेशखाली का मामला ममता पर सियासी हमले का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। लोकनीति CSDS का सर्वे बताता है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महिलाओं के 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 10%। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी को महिलाओं के 47% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 38%। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महिलाओं के 50% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को महिलाओं के सिर्फ 27% वोट हासिल हुए। लोकसभा चुनाव में 47 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हुए और बंगाल की यह घटना देश की हर महिला वोटर को प्रभावित कर सकती है। मामला लोकसभा चुनाव का है, राजनीतिक संघर्ष विपक्षी दलों में हो तो समझ में आता है, लेकिन जब गठजोड़ वाली पार्टियों में संघर्ष होने लगे और वो भी सीटों को लेकर, तो आप क्या करेंगे? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान खत्म नहीं हो रही। उम्मीद थी कि आज यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग समझौते का ऐलान हो जाएगा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीट बंटवारे पर आज भी बात फाइनल नहीं हो सकी है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों की संख्या को लेकर बात हो चुकी है। पेच इस बात पर फंसा है कि कांग्रेस कौन सी सीटों पर चुनाव लड़े। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का इंतजार किए बिना उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक समाजवादी पार्टी ने यूपी में 80 में से 31 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। आज जारी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हैं। बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। पहली लिस्ट में यहां से धर्मेंद्र यादव का नाम था। यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद है। लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम सुरेंद्र सिंह पटेल का, उन्हें वाराणसी से उम्मीदवार बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह पटेल अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। पहले अखिलेश यादव ने यह सीट कांग्रेस को ऑफर की थी। समझने वाली बात यह है कि वाराणसी पर कांग्रेस भी दावा जता रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं। कैराना से इकरा हसन को मैदान में उतारा गया है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की बहन है। नाहिद हसन अभी जेल में है। वैसे उनके पिता मुनव्वर हसन कैराना से सांसद रह चुके हैं। बरेली से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण सिंह ऐरन 2009 में कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने हमीरपुर सीट से अजेंद्र सिंह राजपूत को कैंडिडेट बनाया। आपके मन में सवाल होगा कि समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को क्यों बदल दिया? इसके पीछे समाजवादी पार्टी की एक रणनीति है। हमारे TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अखिलेश यादव इस बार 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वो आजमगढ़ और कन्नौज से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे की रणनीति है कि अगर अखिलेश यादव दोनों सीट जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट खाली करनी होगी। ऐसी स्थिति में जो सीट अखिलेश यादव खाली करेंगे वहां उपचुनाव होगा। तब धर्मेंद्र यादव को उस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों पार्टियां इसे लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच डेडलॉक है। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इसका जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया, सीटें भी बता दी। TV9 भारतवर्ष के पास उन सीटों की पूरी लिस्ट है जो कांग्रेस को ऑफर की गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली सीट ऑफर की। ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। यहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि अमेठी में 2019 का चुनाव राहुल हार गए थे,
इनके अलावा समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सहारनपुर, वाराणसी और अमरोहा सीट भी ऑफर की। सहारनपुर से कांग्रेस के तेज तर्रार नेता इमरान मसूद चुनाव लड़ चुके हैं। वाराणसी से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ट्विस्ट ये है कि आज ही समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने वाराणसी से अपना उम्मीदवार उतार दिया। अमरोहा से पिछला चुनाव दानिश अली ने बीएसपी से लड़ा था, अब वो कांग्रेस के नजदीक हैं। खबरें हैं कि कांग्रेस उनके लिए अमरोहा सीट मांग रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रामपुर और मुरादाबाद सीट की कांग्रेस की नई मांग ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि सब ठीक है। ब्रदर, इट इज इन फाइनल स्टेज। Any time it can be finalized. 17 seats okay for Congress? No. I'm not. The discussion is going on. It will be finalized at any point of time. रामपुर और मुरादाबाद से 2019 में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की मांग समाजवादी पार्टी के लिए मानना मुश्किल हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर ही, लेकिन ये अब खबर आ रही है दिल्ली से। सीट शेयरिंग पर आप और कांग्रेस में मंथन। दिल्ली में आप और कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक जारी है। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले हफ्ते ही ऐसी खबर आई थी कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो दिल्ली में 6 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और फिर कांग्रेस ने जवाब दिया था कि प्रेस की मीट में डिसाइड नहीं होता कि सीटें किसको कितनी मिलेंगी। सीट शेयरिंग नहीं होने से अखिलेश यादव कांग्रेस की न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाए। वैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रायबरेली से लखनऊ पहुंच गई है, तो आज एक यात्रा पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी निकल गए। तेजस्वी यादव ने आज से 10 दिन की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। पहले दिन तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में जनसभा की। उनकी पहली रैली मुजफ्फरपुर में हुई, जहां बड़ी संख्या में भीड़ थी। इस रैली में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमले किए। तेजस्वी यादव ने नीतीश हटाओ, भाजपा भगाओ का नारा बुलंद किया। तेजस्वी ने कहा कि उनकी मुख्य लड़ाई बीजेपी से है, क्योंकि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे क्या लड़ना। मुजफ्फरपुर की रैली में तेजस्वी ने कहा आरजेडी बाप यानी BAAP की पार्टी। तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा, आपको उसकी डिटेल देंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जो आज दिन भर चर्चा में है। यात्रा पर निकलने से ठीक पहले तेजस्वी यादव की बेटी के साथ प्यार दुलार की ये तस्वीर सामने आई। बच्चों का शौक होता है, मिस करेगी थोड़ा। नहीं, क्यों नहीं करेगी। यात्रा 10 दिन की है। तेजस्वी कह रहे हैं मिशन बड़ा है, इसलिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत मां और पिता के आशीर्वाद से की। लालू यादव को भरोसा है कि बेटे की यात्रा को बिहार की जनता अपना आशीर्वाद जरूर देगी। जनता अपील है कि इसको पूरा मनोबल को ऊंचा करें। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मां राबड़ी देवी के आवास पर मंदिर में पूजा अर्चना की। पहले महादेव का आशीर्वाद लिया, फिर शिरडी साईं बाबा के दरबार में माथा टेका। पूजा पाठ के बाद तेजस्वी ने गायों को चारा खिलाया। जन विश्वास यात्रा के मुद्दे क्या है, मकसद क्या है, तेजस्वी ने यात्रा शुरू होने से पहले ही इरादे जाहिर कर दिए। नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है, ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है, जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। बात नीतीश कुमार की शुरू हुई तो साथ में खड़ी राबड़ी देवी भी खूब बोली। हम लोग नहीं कभी बुलाए हैं उनको, वो अपने से आते थे। पिछले बार भी पलटी मारे हैं, पिछले बार अपने से आए थे। अपने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। अभी भी अपने से गए हैं, हम लोग को जानकारी भी नहीं हुआ कोई परिवार को। अब बात उस फॉर्मूले की जिसके सहारे तेजस्वी यादव को लग रहा है कि वो बिहार की राजनीति में अपना सिक्का चला सकते हैं। आज तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर में आरजेडी की पूरी राजनीति को नए रंग में रंगने की कोशिश की। तेजस्वी ने संकेत दिया कि अब वो लालू यादव की सियासी लकीर के सामने नई लकीर खींचेंगे। इसीलिए उन्होंने समर्थकों के सामने कह दिया आरजेडी बाप BAAP की पार्टी है।
क्या है ये मामला, क्यों कहा ऐसा तेजस्वी ने, आइए देखते हैं। बिहार में बड़े लक्ष्य के लिए तेजस्वी यादव मैदान में कूद गए। तेजस्वी का क्रांति रथ 10 दिन की यात्रा पर निकल गया। जन विश्वास यात्रा का एजेंडा क्या है, तेजस्वी का प्लान क्या है, बस के अगले हिस्से में लिखे 5 शब्दों से क्लियर है। यहां पर लिखा है सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, रोजगार और नौकरी। यही 5 मुद्दे यात्रा के पहले दिन तेजस्वी ने अपने भाषण में भी उठाए। बस पर एक नारा लिखा है बेरोजगारी हटाओ यात्रा, युवा क्रांति रथ। यानी तेजस्वी की नजर बिहार के युवा और बेरोजगारों पर है। लोक धर्म है, उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा का पहला पड़ाव मुजफ्फरपुर था, जहां तेजस्वी ने आरजेडी के लिए नया फॉर्मूला दिया। माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। आरजेडी को सत्ता में पहुंचाने के लिए एक जमाने में लालू यादव ने MY यानी माय समीकरण तैयार किया था। माय का पहला अक्षर मुस्लिम से जुड़ा है, जबकि Y अक्षर यादव से। तेजस्वी यादव ने इसमें बाप भी जोड़ दिया है। बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से आज्ञा, A से आदि आबादी और P से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी की राजनीति का नया चैप्टर लिख रहे हैं। लालू यादव ने मुस्लिम और यादव को साथ लाकर सत्ता हासिल की। तेजस्वी समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का नारा दे रहे हैं। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। तेजस्वी के बाप यानी BAAP समीकरण के बाद खबर मराठा आरक्षण की करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में मराठा को 10% आरक्षण वाला बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने जो किया, आज सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हुई है। अबू आजमी ने मराठा के साथ मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की वकालत की। सरकार की बेरुखी से नाराज अबू आजमी ने 2014 में मुस्लिम आरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की कॉपी विधानसभा परिसर में फाड़कर फेंक दी। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को रद्दी टोकरी में डाल देना चाहिए। जब इससे कोई फायदा नहीं है, जब कुछ इससे हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या इसका होता है? सरकार ने बनाया था ये हमने नहीं बनाया था। लेकिन मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है, उस पर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है, न तो देने को तैयार है। इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा जो है सरकार का जो मैं निंदा प्रकट करता हूं। और ये सरकार ने किया बिल्कुल गलत हुआ। ये मैंने इसका अध्यादेश हम फाड़ते, ये हमने असेंबली में फाड़ा था। संकेत साफ है, मराठा के बाद महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई तेज हो सकती है। वैसे मराठा को 10% आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। बिल के अंदर राज्य सरकार का क्या प्रस्ताव है, अब जरा वो देखना जरूरी। मराठा समुदाय को सार्वजनिक सेवाओं में 10% आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भी 10% आरक्षण की जरूरत है। मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। संविधान के अनुसार वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मराठा समुदाय को 50% से अधिक की सीमा तक आरक्षण देने वाली असाधारण स्थिति का अस्तित्व है। बिल पास होने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने ओबीसी समेत दूसरे समुदायों के आरक्षण में हस्तक्षेप किए बिना बिल को पास किया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे सरकार का चुनावी हथकंडा बताया। उनका कहना है कि यह बिल पहले की तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं टिकेगा। आज मराठा समाज के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। अब कानूनन मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये देते समय कहीं पर भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई। 500 की वोट जो है वो बांटी जा रही है यहाँ पर। ये बिल बोले तो इलेक्शन के सामने है और मराठा वोट पाने के लिए ये बिल लाया गया है। ये बिल को कोई
कानून आधार नहीं है। तो मुझे उसमें कोई डिफिकल्टी आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। क्योंकि मराठा रिजर्वेशन की मांग जो कि लंबे समय आज तो उन्होंने डिक्लेयर किया है, हम सारे लोगों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन जल्द से जल्द कितने लोगों को कहां नौकरियां मिलेगी वो भी अगर जाहिर करे तो अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा आबादी करीब 28% है। मौजूदा वक्त में राज्य में आरक्षण की स्थिति क्या है उसके आंकड़े दिखाते हैं। अनुसूचित जाति एससी को 13% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति एसटी को 7% आरक्षण, ओबीसी को 19% आरक्षण, घुमंतु समुदाय को राज्य में 11% आरक्षण, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एसईबीसी को 2% आरक्षण। ये सारा मिलाकर 52% होता है। और अगर इसमें ईडब्ल्यूएस का 10% जोड़ दें तो यह आंकड़ा 62% तक जाता है। अब मराठा तो को 10% आरक्षण का बिल पास हो चुका है, तो कुल मिलाकर आरक्षण की सीमा 72% तक जा पहुंची है। अब फिर से वही सवाल है कि क्या यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा, क्योंकि इससे पहले कई बार मराठा आरक्षण के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा को 16% आरक्षण का बिल पास हुआ। दिसंबर 2018 में आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसे सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिए जाने के फैसले का उल्लंघन बताया गया। 2019 में हाईकोर्ट ने बिल की संवैधानिक वैधता को बहाल रखा। शिक्षा में आरक्षण की सीमा को 16 से घटाकर 12 और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। साल 2021 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया। इस बार शिंदे सरकार दावा कर रही है कि आरक्षण के रास्ते में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर ओबीसी की कैटेगरी से मराठा आरक्षण दिया गया है तो इसमें रुकावट आएगी, अगर नहीं तो ये टिक भी सकता है। क्या मराठा समुदाय को ओबीसी के कैटेगरी में डाला गया है या ओबीसी की कैटेगरी में नहीं डाला गया है? अगर ओबीसी के कैटेगरी में डाला गया है तब ये नहीं टिक पाएगा। अगर ओबीसी की कैटेगरी में नहीं है, कोई दूसरी कैटेगरी बनाई गई है, जैसे बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बनाया गया, तो टिक जाएगा। उधर आंदोलनकारी मराठा नेता मनोज जरांगे ने अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया। बिल पास होने के बाद आगे की रणनीति पर समर्थकों की बैठक बुलाई। मराठा आरक्षण की खबर के बाद अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। कल किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि किसान नेताओं और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है। मीटिंग में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल शामिल रहे। दरअसल ये मीटिंग के पीछे की वजह हो सकती है, ऐसा लग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ गाइडलाइंस किसानों को पुलिस इशू करना चाह रही हो, बताना चाह रही हो कि ये सारी चीज़ों का उल्लंघन ना हो, आपको जो भी करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। इस बीच TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसानों ने कल बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने का पूरा प्लान तैयार किया है। प्लान की एक एक डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। JCB और पोकलेन मशीनों से हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश होगी। अगर इसमें फेल हुए तो बोरियों में रेत और मिट्टी भरकर बैरिकेडिंग को समतल करने के लिए पुल बनाएंगे। बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के दिल्ली कूच से पहले सरकार का बयान आया है, हम आगे भी वार्ता जारी रखना चाहते हैं, कृषि मंत्री ने कहा। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव नकार दिए। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। सुबह 11 बजे के बाद किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। दिल्ली कूच से पहले किसान बड़ी बड़ी JCB और पोकलेन मशीनें लेकर पहुंच रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए मशीनें लाई जा रही हैं। पोकलेन मशीन ऑपरेटर को आंसू गैस और रबर के गोलों से बचाने के लिए केबिन को लोहे की मोटी मोटी शीट से कवर कर दिया गया।
अंबाला के शंभू बॉर्डर पर जोर शोर से तैयारी हो रही है। बड़ी बड़ी जेसीबी और पोकलेन मशीनें बॉर्डर लाई गई हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो एक बड़ा हाइड्रोला है उसको ट्रक पर लादकर यहाँ पर लाया गया है और थोड़ा कोशिश करें कि आगे जो बैरिकेड है उसको तोड़ने की इससे कोशिश की जाएगी। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती है। अब आंसू गैस से मशीन ड्राइवर को बचाने के लिए केबिन को लोहे की शीट से कवर किया गया है। शंभू बॉर्डर पर इस तरह की जो मशीनें हैं उनको यहाँ पर लाया गया और खास तौर से जो ड्राइवर का केबिन है उसको बख्तर बंद बनाया गया है ताकि उस पर किसी भी तरीके की आंसू गैस या फिर जो भी रोकने की कोशिश होती है उसको असर ना हो। और ये देखिए यहाँ पर एक तरीके से चेतावनी समझिए इस बात को आप या सलामी समझिए, तो किसान यहाँ पर साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कैसे जो है अब वो बॉर्डर को आगे पार करेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये मशीनों का प्रबंध किया गया है। बुधवार को दिल्ली कूच के लिए किसानों की रणनीति क्या होगी, इस पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हम नंगे हाथ ही आगे बढ़ेंगे। कल आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि बैरिकेडिंग तो अभी जस्ट की तस्त है, वैसे ही जवान अभी भी वहाँ पर खड़े हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो कैसे जाएंगे आप? ये देख लिए, ये नंगे हाथ ऐसे जाएंगे। और बोलिए, किसानों के रुख को देखते हुए कल एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात होने का अंदेशा है। सवाल यह है कि यह विरोध प्रदर्शन होगा या ताकत का प्रदर्शन। दिल्ली कूच के ऐलान के बीच आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन नियमों के तहत ही किया जाए। कोर्ट ने पूछा कि किसानों को ट्रैक्टर के साथ काफिला लेकर जाने की क्या जरूरत है, बस से भी दिल्ली जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हाईवे पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसानों के कूच को देखते हुए बड़ी खबर आपके सामने। दिल्ली के बॉर्डरों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर बॉर्डर पर आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। हम आपको बताते हैं कि कल किन किन रास्तों पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, कल किन किन रास्तों पर दिल्ली एनसीआर वालों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। NH24 से दिल्ली आने वालों को गाजीपुर बॉर्डर के पास जाम का सामना करना पड़ सकता है। DND पर दिल्ली की तरफ से जाने वालों को भी ट्रैफिक मिल सकता है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर भी कल जाम के हालात बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन रास्तों पर जाने से बचें, थोड़ा टाइम निकालें और कोशिश करें कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जहां पर कोई भी वायलेंस हो रहा हो, वहां से निकल। इन सभी खबरों के बाद अब बात करते हैं विदेश की खबरों की और आपको आज की एक बड़ी इंटरनेशनल खबर बताते हैं। रूस में अलेक्सेई नेवेल्नी की मौत की चर्चा थमी नहीं है कि आज रूस के एक देशद्रोही पायलट की हत्या की खबर आई है। इस बार रूसी पायलट मैक्सिमम का स्पेन में कत्ल कर दिया गया। तेरह फरवरी को स्पेन के एलिफांटे के पास विला जोयोसा शहर में एक शव मिला, जिसकी पहचान मैक्सिम कोज़्मिनोव रूसी पायलट के तौर पर हुई। वो एक गैराज में मृत पड़ा मिला। उसका पूरा शरीर गोलियों से छलनी था। उसके पास से यूक्रेनी पासपोर्ट भी मिला। दावा किया जा रहा है कि मैक्सिम कोज़्मिनोव को अपनी जान से इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसने रूस और पुतिन से गद्दारी की थी। अगस्त 2023, पिछले साल इसी महीने में यूक्रेनी सेना ने रूसी पायलटों के लिए ऑफर निकाला था। ऑफर यह था कि जो भी रूसी पायलट रूस के विमान या हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेनी सेना में शामिल होंगे, उन्हें न सिर्फ यूक्रेन अवार्ड देगा बल्कि भारी भरकम रकम दी जाएगी। यूक्रेन के इस ऑफर में रूसी पायलट मैक्सिम कोज़्मिनोव फंस गया। कोज़्मिनोव रूसी बेस से Mi-8 हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा और यूक्रेनी बेस पर पहुंच गया। रूसी पायलट कोज़्मिनोव ने रूस के 135 करोड़ रुपए के आर्मर्ड हेलीकॉप्टर को यूक्रेन के हवाले कर दिया। रूसी सेना से इस गद्दारी, इस बगावत के लिए कोज़्मिनोव को यूक्रेन ने करीब 21 करोड़ रुपए दिए थे। Объяснил ситуацию свою, на что мне предложили такой вариант, что все успешно, приземлился, меня встретили, с ними поговорили, как бы все объяснили, что к чему. Здесь нет никаких фашистов, нацистов, мне очень обидно за то, что сейчас происходит. Убийство, слезы, кровь. Просто друг друга люди убивают. Вот и все. Это вот единственное, о чем я понимал. Единственное, чего я просто не хотел.
то, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа. कुज़्मिनोव की इस गद्दारी से पुतिन बहुत नाराज थे। उसी वक्त क्रेमलिन ने अपने गद्दार पायलट को खत्म करने का आदेश दे दिया था, लेकिन ये काम तब नहीं हो सका था क्योंकि कुज़्मिनोव यूक्रेन को हेलीकॉप्टर देने के बाद स्पेन में जाकर छिप गया था। लेकिन अब उसकी हत्या हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कुज़्मिनोव की हत्या पुतिन के एजेंट्स ने की है। पहले नवेल्नी और अब मैक्सिम कुज़्मिनोव। सिर्फ 5 दिन के अंदर ही पुतिन का एक दुश्मन और एक गद्दार खत्म हो गया। इसी के बाद यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में मौत के घाट उतार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के बाद अब आपको ब्रिटेन से आई बड़ी खबर बताते हैं। वो खबर जो ब्रिटेन के 1 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चों से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि मोबाइल फोन की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, लेकिन क्या मोबाइल फोन क्लासरूम्स में भी जरूरी है? ये बड़ा सवाल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंग्लैंड में क्लासरूम्स में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब से इंग्लैंड के स्कूल में कोई भी स्टूडेंट मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा। और ऋषि सुनक ने जिस अनोखे अंदाज में वीडियो बनाकर इसकी गंभीरता बताई, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस वीडियो से आप खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। आप भी यही कहेंगे कि ऐसा तो हमारे साथ भी कई बार हो चुका है। पहले आप ऋषि सुनक का ये वीडियो देखिए। One of the biggest issues children and teachers grapple with every day is the impact of. See how frustrating that is. Almost 1/3 of secondary school pupils said their lessons were disrupted by phones. We know that they're a distraction in the classroom and cause bullying in schools. Many schools have already banned them, which has led to a safer and better learning environment for their students. Now, we're publishing new guidance so other schools have the support they need to do the same. We're making sure our children receive the education that they deserve. बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का यह फैसला देश में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि आज के दौर में मोबाइल फोन को जितना जरूरी समझा जाता है, तो वहीं ये जिंदगी में कई मुश्किलें भी खड़ी कर देता है। अगर ऋषि सुनक ने इंग्लैंड में क्लासरूम्स में मोबाइल पर बैन लगाने का फैसला किया है, तो इसके पीछे भी बड़ी वजह है। ऑफकॉम रिसर्च के मुताबिक ब्रिटेन में 3 से 4 साल के हर 5 में से 1 बच्चे के पास मोबाइल फोन है। 12 साल तक की उम्र के 97% बच्चों के पास मोबाइल फोन है। ये आंकड़े बेहद हैरान करते हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने पिछले साल ही साइबर क्राइम और बच्चों की पढ़ाई में नुकसान को लेकर स्कूलों में मोबाइल बैन की सिफारिश की थी। तो वहीं इंग्लैंड के कई टीचर्स एसोसिएशन ने इस पर एतराज जताया था। कई लोगों का मानना है कि मोबाइल बैन से समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं होगा, जबकि सरकार का तर्क है टीचर्स बच्चों के मोबाइल अपने पास जमा कर सकते हैं। इमरजेंसी में अभिभावक सीधे स्कूल में फोन कर सकते हैं। मोबाइल बैन करने से क्लासरूम में बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी। स्कूल में बच्चे खेलकूद और दूसरे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। फेस टू फेस बातचीत बढ़ने से बच्चों का व्यावहारिक विकास होगा। वहीं पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का समर्थन किया है। केविन पीटरसन ने एक्स पर लिखा, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि बच्चे अपने डिवाइस में डूबते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस मसले में यूके के हर स्कूल के लिए व्यापक नियम बनाए। अब इंग्लैंड के स्कूलों में मोबाइल बैन पर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अच्छा फैसला बता रहे हैं, वहीं कुछ इस फैसले के खिलाफ हैं। ब्रिटेन की एजुकेशन सेक्रेटरी जिलियन कीगन ने पिछले साल ही मोबाइल बैन का प्रपोजल सामने रखा था, लेकिन क्या किसी और देश में भी स्कूल में मोबाइल्स पर बैन लगाया गया? आपको बताते हैं, इटली के स्कूलों में मोबाइल पर पूरी तरह बैन है। चीन के स्कूलों में मोबाइल बैन है। अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा ने 1 साल पहले ही स्कूलों में मोबाइल पर बैन लगाया। फ्रांस और पोर्चुगल के स्कूलों में भी मोबाइल पर बैन है। भारत में दिल्ली के कुछ स्कूलों में मोबाइल पर बैन है, जबकि यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया के हर 4 में से 1 देश में छात्रों के स्कूलों में मोबाइल ले जाने पर कानूनी या नीतिगत रोक है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई बैठक। गुजरात में 2-3 सीटें आपको दे सकती है कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा और असम में भी 1-1 सीट देने का प्रस्ताव। आपने साउथ गोवा की सीट की मांग की, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में आप कांग्रेस को 2 सीट देने के लिए तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर।
और आइए अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 9। पीएम मोदी ने जम्मू में एम्स का उद्घाटन किया। करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लखनऊ पहुंची। राहुल ने कहा, इंतजार में आपने मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। रायबरेली में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले पोस्टर वॉर शुरू। सोनिया गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर में लिखा, जो राम का नहीं वो किसी का काम का नहीं। यूपी में आजमगढ़ और कन्नौज 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। महाविकास अघाड़ी की सीटों के आवंटन पर शरद पवार का बयान। 48 में से 36 सीटों पर बनी सहमति। बाकी सीटों के लिए कल फिर चर्चा। गुजरात में राज्यसभा के लिए जेपी नड्डा समेत पार्टी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। 3 अन्य उम्मीदवारों के नाम जसवंत सिंह परमार, मयंक नायक और गोविंद ढोलकिया। अमेठी में बुजुर्ग महिला की फरियाद सुन भावुक हुई स्मृति ईरानी। गले लगाकर बढ़ाया हौसला। दिल्ली विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों की याचिका पर 21 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, क्या वो उपराज्यपाल से माफी मांगने को तैयार है। हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। 18 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों का समर्थन। 22 फरवरी को चर्चा। और आगे देखिए 370 मोदी के हैट्रिक का टिकट। द पीएम फैक्ट।